हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ नेट जेआरएफ की एक खास सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। अब ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक क्या है? तो ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक के भीतर हम हमारे नेट जेआरएफ की भूगोल के जो सिलेबस है हमारे पास या जो हमारे पास पाठ्यक्रम है उसमें जो 10 यूनिट मौजूद है उन 10 यूनिट में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन टॉपिक्स पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। उन टॉपिक्स के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं, ताकि जब आप नेट जेआरएफ का एग्जाम देने जाएं तो आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को हल करने में आसानी हो। ठीक है, यानी मुख्य मकसद क्या है हमारा? हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार जो 10 यूनिट हैं, इन 10 यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको समझाना और समझना। ठीक है, अब खास बात कि आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो आज हम जानेंगे सूर्यातप के वितरण के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने सूर्यातप के बारे में चर्चा किया था और चर्चा करने के क्रम में हमने समझा था कि सूर्यातप या इंसोलेशन क्या है। इंसोलेशन, अब इंसोलेशन के लिए हमने इसमें क्या कहा था? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी सूर्य से आने वाली ये जो किरणें हैं, सूर्य से प्राप्त जो हमें विकिरण प्राप्त होते हैं धरातल पे, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? इन्हें ही हम सूर्यातप कहते हैं। और सूर्यातप को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंसोलेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ है आने वाली या सूर्य से आने वाली विकिरण, सूर्य से आने वाले विकिरण। ठीक है, इसे ही शॉर्ट फॉर्म में इंसोलेशन कहते हैं। ठीक, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो सूर्य से आने वाली जो विकिरण है जो धरातल पर पहुंचती है उसे ही सूर्यातप कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात कि इस सूर्यातप का वितरण पृथ्वी में कैसे होता है, यानी आज की पूरी क्लास में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि जो सूर्यातप सूर्य से धरातल पर आ रहा है, पृथ्वी पर पड़ रही है जो सूर्य की किरणें, इनका वितरण दरअसल कैसे होता है। तो इसके वितरण के संदर्भ में ही आज हम चर्चा करने वाले हैं, यानी आज हम सूर्यातप के वितरण को जानेंगे, वितरण को इसके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए यह है पृथ्वी और यह है 0 डिग्री अक्षांश, या आप कह सकते हैं भूमध्य रेखा, या कह सकते हैं विषुवत रेखा, या कह सकते हैं इक्वेटर। ठीक है, तो यह क्या है? विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा से जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे, लेकिन ऊपर केवल आप उत्तरी ध्रुव की तो बात कर नहीं सकते, यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव की बात की जाएगी। तो ध्यान रखें, भूमध्य रेखा से दोनों ओर जैसे ही आप ध्रुवों की ओर जाते हैं, दोनों ओर आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो सूर्यातप के वितरण में कमी देखने को मिलेगी। सूर्यातप के वितरण में या सूर्यातप में क्या देखने को मिलेगी? निरंतर कमी देखने को मिलेगी। और जैसे ही ध्रुवों तक पहुंचेंगे, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे वह साउथ, ध्रुवों तक पहुंचने पर जो सूर्यातप है जो भूमध्य रेखा पर 100% प्राप्त हो रहा है, या इसकी मान लीजिए यूनिट कितनी है? 100 है, वह 9 या किसी भी ध्रुव तक पहुंचने के पश्चात, चाहे नॉर्थ की बात करें या साउथ की बात करें, ध्रुवों तक पहुंचते पहुंचते इसकी मात्रा विषुवत रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप की मात्रा का 40% ही रह जाता है, या आप कह सकते हैं कि मात्र 40 इकाई ही रह जाता है या रह जाती है। तो जब भी सूर्यातप के वितरण की बात की जाएगी पृथ्वी में, तो ध्यान रखें कि सूर्यातप सर्वाधिक मात्रा में कहाँ प्राप्त होता है? भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर। ठीक है, और जो धरातल पर सूर्यातप प्राप्त होता है वे उसमें सबसे ज्यादा मात्रा भूमध्य रेखा पर है, और सबसे कम यानी कम होने के क्रम में कहां पर पहुंच जाता है? या ध्रुवों पर, और ध्रुवों पर इसकी मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, यानी आप क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक अक्षांश पर प्राप्त होने वाली जो सूर्यातप की मात्रा है वह परिवर्तित होती रहती है। यह क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। और अब इसके बाद निरंतर अक्षांश क्या होंगे? बढ़ेंगे। 10 डिग्री, 20 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री नॉर्थ,
40 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री, ऐसे करते हुए आप 60 पर पहुंचेंगे और यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, ठीक। अब यदि हम बात करें अक्षांशों के संदर्भ में ही, तो यहाँ 20, 30, ये भी क्रमशः नीचे आते जाएंगे और फिर यहाँ 60 और फिर यहाँ 90। अब बात करें कि जैसे जैसे आप 0, 10, 20, 25 तक पहुंचते हैं तो यहाँ सूर्यातप के वितरण में डिफरेंस क्या आएगा, तो डिफरेंस वही होगा जैसे ही आप उच्च अक्षांशों की ओर पहुंचते हैं। क्यों, अब अक्षांशों की संख्या तो बढ़ रही है, देखिए नंबर ऑफ जो नंबर है इनके, ये क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, निम्न अक्षांश। और जैसे ही आप उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं तो सूर्यातप की मात्रा में गिरावट आ रही है, सूर्यातप की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, यानी यह बात बिल्कुल सही है कि बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ सूर्यातप की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश पर सर्वाधिक या कहें कि मैक्सिमम सूर्यातप प्राप्त होता है। तो आप क्या कह सकते हैं, एक और बात इनके बारे में ध्यान रखना है, वह यह है कि विभिन्न अक्षांशों में गुजरते हुए सूर्यातप की मात्रा में कालिक परिवर्तन भी आता है, यानी समय के अनुसार भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, टेम्पोरल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। यानी प्रत्येक अक्षांश पर प्राप्त सूर्यातप की मात्रा में आपको कालिक परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, टेम्पोरल चेंज भी देखने को मिलेंगे। उस समय वहां की स्थिति क्या है, मौसम कैसा है, ऋतु कैसी है, इसके अनुसार भी सूर्यातप की मात्रा क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक, यह है 0 डिग्री अक्षांश। अब हम बात करें इसी सूर्यातप की मात्रा के संदर्भ में ही, तो ध्यान रखें सर्वाधिक मात्रा हमें सूर्यातप की कहां प्राप्त हो रही है, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं और इक्वेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक मात्रा सूर्यातप की कहां मिलती है हमें, भूमध्य रेखा पर, और या आप कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश पर, जहां पर सूर्यातप क्या होगा, 100। ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा हमें सूर्यातप की क्यों प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ दिन रात की अवधि बराबर होती है और सूर्य की किरणें क्या होती हैं, अमूमन या लगभग लंबवत पड़ती हैं, सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं, इस वजह से सूर्यातप यहाँ हमें सर्वाधिक प्राप्त होता है, सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। ध्यान रखें हम कहाँ की बात कर रहे हैं, विषुवत रेखा की बात कर रहे हैं। ठीक, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर विभिन्न अक्षांशों पर जो विभिन्न ऋतुएं हैं उनके अनुसार सूर्यातप के वितरण में किस प्रकार का कालिक परिवर्तन होता है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि यदि आप 0 डिग्री पर हैं आपको 100 सूर्यातप प्राप्त हो रहा है, जैसे ही आप पहुंचते हैं 10 डिग्री पर, 10 डिग्री पर आपको यही संख्या कम होकर 98 मिल रही है। आप ऊपर बढ़ते हैं 20 डिग्री पर, यही संख्या आपको मिल रही है लगभग 95 या 96। आप और बढ़ते हैं तो यही संख्या लगभग 85 पर आ जा रही है, पहले 89 के बाद यह संख्या और कम होती है और आती है 85, और कम होती है 79। क्रमशः जब आप 90 पे पहुंचेंगे यहाँ पर यह संख्या हो जाती है लगभग 40 से 42, यानी सूर्यातप वहां पर लगभग 40 से 42 प्राप्त हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात कि अब ये जो परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है सूर्यातप में, इस परिवर्तन को हम कितने भागों में डिवाइड कर पाएंगे, इन्हें हम कितने हिस्सों में डिवाइड करके देख सकते हैं। यानी जो हमारे पास सूर्यातप का वार्षिक अक्षांशीय वितरण है, क्यों, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा कालिक के अनुसार इस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वर्ष भर में यानी जो वार्षिक अक्षांशीय वितरण है, ये जो 10, 20, 30 डिग्री हम बात कर रहे हैं, इनमें वर्ष भर में क्या जो सूर्यातप है उसमें क्या परिवर्तन देखने को या कैसा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो अब हम क्या समझेंगे, सूर्यातप के वार्षिक अक्षांशीय वितरण को देखेंगे। किसे, वार्षिक अक्षांशीय वितरण, सूर्यातप का वार्षिक अक्षांशीय वितरण।
वार्षिक अक्षांशीय वितरण किस तरीके से डिवाइड है? ये डिवाइड है 3 प्रकार से। कैसे डिवाइड है? 3 प्रकार से। सबसे पहले इसके भीतर हम देखेंगे निम्न अक्षांशीय या आयनवर्ती मंडल। निम्न अक्षांशीय या आयनवर्ती मंडल। इसके लिए एक दूसरी इमेज बना लेते हैं। ठीक, इसमें पहला क्या है? निम्न अक्षांशीय या आप कह सकते हैं आयनवर्ती मंडल। ठीक है, अब ये कहां से कहां तक होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो सूर्यातप का सर्वाधिक वितरण हमने अभी विषुवत रेखा के बारे में चर्चा की कि इस लोकेशन पर हमें प्राप्त होता है, यहीं पर निम्न अक्षांशीय या आयनवर्ती मंडल है। और इसकी यदि हम बात करें अक्षांशों के वितरण के रूप में, तो इसका अक्षांशीय वितरण कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच है। कहां से? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच में जो सूर्यातप हमें प्राप्त होता है, यह क्या होता है? सर्वाधिक होता है। निम्न अक्षांशीय जो मंडल है, निम्न अक्षांशीय जो क्षेत्र है, निम्न अक्षांशीय या अयनवर्ती मंडल में सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। इसका कारण क्या है? अभी हमने चर्चा किया, क्या सूर्य की किरणें लगभग क्या होती हैं? लंबवत मिल पड़ती हैं। और खास बात यह भी है कि यहाँ सूर्यमंडल क्या है? थोड़ी सा विस्तारित है। इनके बीच में कहां के बीच में? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। इंपॉर्टेंट बात कि सूर्य की किरणें वर्ष भर 2 बार लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, और 2 बार लंबवत पड़ने की वजह से वर्ष में 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं सूर्यातप। ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी सूर्य का उत्तरायण हो या सूर्य का यहाँ पर दक्षिणायन हो, इस बात को ध्यान रखिएगा, इन दोनों ही स्थिति में क्या होता है? सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ती हैं और परिणाम स्वरूप प्रत्येक स्थान में 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम प्राप्त होती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या कि इस पूरी जो अक्षांश वितरण है या अक्षांशीय वितरण है, इसमें कालिक परिवर्तन या ऋतुओं की वजह से सूर्यातप पर प्रभाव बहुत कम या नगण्य देखने को मिलता है। ठीक, ये हमने बात की किसके बारे में? पहले मंडल के बारे में। अब यदि हम बात करें दूसरे मंडल के बारे में, तो दूसरे मंडल का नाम है मध्यम मंडल। मध्य मंडल यानी निम्न अक्षांशीय के बाद अब आएगा क्या? मध्यम सूर्यातप मंडल। मध्यम सूर्यातप मंडल, यहां से मध्यम सूर्यातप मंडल। इसे मध्यम सूर्यातप मंडल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य का तप है यह पहले की तुलना में या निम्न अक्षांशीय अयनवर्ती मंडल की तुलना में क्या होगा? थोड़ा सा कम प्राप्त होता है। इनकी तुलना में क्या होगा? थोड़ा कम प्राप्त होगा। अब इंपॉर्टेंट बात कि मध्य अक्षांशीय मंडल का विस्तार कहां से कहां तक है? तो इसका विस्तार 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ तक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से ध्यान रखें 60 नॉर्थ तक और 23.5 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ। इसे ही क्या कहा जाएगा? इसे ही कहा जाएगा मध्यम सूर्यातप मंडल। और इसकी खास बात क्या है कि इस मंडल के प्रत्येक स्थान पर वर्ष में 1 बार अधिकतम और 1 बार न्यूनतम सूर्यातप प्राप्त होता है। वर्ष में 1 बार अधिकतम और 1 बार न्यूनतम सूर्यातप प्राप्त होता है। यानी कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति के बारे में आपने सुना होगा, ये उसी समय की बात कर रहे हैं, उसी के अनुसार ये सारी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं। और वर्ष के किसी भी समय जो सूर्यातप है, एक बात ध्यान रखना है आपको कि सूर्यातप यहाँ पर अनुपस्थित नहीं रहता है। यानी भले ही प्रत्यक्ष ना हो लेकिन सूर्यातप यहाँ प्राप्त होता है। जबकि यह जो निम्न मंडल है, यह जो निम्न मंडल है,
यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सूर्यातप प्रत्यक्ष रूप से हमें कई बार प्राप्त नहीं होता। यानी आप क्या कह सकते हैं, जब भी आप बात करेंगे न्यूनतम मंडल के बारे में, जैसे न्यूनतम मंडल के बारे में जब भी बात करेंगे, ये क्या है, ये तीसरा मंडल है न्यूनतम मंडल, या आप इसे ध्रुवीय मंडल भी कह सकते हैं, ध्रुवीय सूर्यातप मंडल। ठीक, अब यह क्यों कहा जा रहा है इसे, क्योंकि न्यूनतम मंडल यानी क्या, यानी जिस स्थान पर, या ध्रुवीय मंडल यानी क्या, ध्रुवों के चारों ओर सूर्यातप प्राप्त होगा कुछ समय के लिए। ठीक है, यानी आप क्या कह सकते हैं कि ध्रुवों के चारों ओर यहाँ आपको अधिकतम एक बार और अधिकतम यहाँ पर एक बार न्यूनतम सूर्यातप प्राप्त होता है। लेकिन वर्ष भर में यदि आप बात करें अन्य समय की, तो कुछ समय में सूर्य की प्रत्यक्ष किरणों के अभाव में सूर्यातप यहाँ पर शून्य भी होता है। क्या होता है, सूर्यातप सूर्य के प्रत्यक्ष किरणों के अभाव में क्या होता है, कई बार शून्य भी हो जाता है। इस वजह से क्या कहा जाता है कि इस क्षेत्र में भूमध्य रेखा की तुलना में जो सूर्यातप है वह 40 आ जाता है। ठीक है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, न्यूनतम मंडल इसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, न्यूनतम मंडल। आप इसे दूसरे कलर में लिख सकते हैं, इसे कहते हैं न्यूनतम मंडल, या आप इसे लिख सकते हैं क्या, ध्रुवीय मंडल। वैसे भी आप देखिए, ये जो पूरा रीजन है, या आप 60 के ऊपर जैसे ही निकलते हैं, या आप यहाँ पर 60 डिग्री से नीचे साउथ पहुंचते हैं 90 पर, तो इस रीजन में क्या है, बर्फ ज्यादा है ना, और इस रीजन में सूर्य की किरणें भी क्या होंगी, प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं होती कई बार। इसलिए यहाँ पर क्या कहा जाता है कि यहाँ सूर्यातप सबसे कम पहुंचता है, सूर्यातप सबसे कम प्राप्त होता है, इंसोलेशन सबसे कम प्राप्त होता है। अब बात करें यदि हम मध्यम सूर्यातप के बारे में और बात करें न्यूनतम सूर्यातप के बारे में, तो आपको ये बात बस इन दोनों के बीच में ध्यान रखना है कि जो ऋतुओं की वजह से असमानताएं होती हैं वह यहाँ पर यानी मध्यम सूर्यातप मंडल में प्राप्त होती हैं। यानी यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऋतुओं की असमानताओं का प्रभाव पड़ता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी जब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम अधिकतम सूर्यातप मंडल के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ के बारे में, निम्न अक्षांशी या आयनवर्ती मंडल के बारे में सूर्यातप सर्वाधिक होता है। क्यों? क्योंकि वर्ष भर सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, एक वर्ष में 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम भी स्थिति आती है। यहाँ पर जब उत्तरायण होता है सूर्य का या दक्षिणायन होता है तब ऐसी स्थिति आती है। तो ध्यान रखना है कि वर्ष में 2 बार अधिकतम 2 बार न्यूनतम भी सूर्यातप प्राप्त होता है। लेकिन यदि इसको छोड़ दिया जाए तो यह भाग वर्ष भर अधिकतम सूर्यातप प्राप्त करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में। जब आप मध्यम सूर्यातप के बारे में पढ़ेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ तक, 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 60 डिग्री साउथ तक, तो इन दोनों में आपको क्या ध्यान रखना है कि इस मंडल के प्रत्येक स्थान पर वर्ष में एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम सूर्यातप प्राप्त होता है। और एक बात ध्यान रखनी है कि वर्ष के किसी भी समय सूर्यातप अनुपस्थित नहीं रहता है, लेकिन यानी आप कह सकते हैं कि किरणें यहाँ पड़ती रहती हैं। जो अनुपस्थित वाला है कि यहाँ पर बहुत कम उपस्थित हो सूर्यातप, वह है यह क्षेत्र जिसे हम न्यूनतम मंडल या ध्रुवीय मंडल कहते हैं। तो इस तरीके से आप इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद रखने में चीजें आसानी जाए। किसे क्या कहते हैं आप यह भी याद रख सकते हैं, और आपको क्या क्या चीजें ठीक से कवर करनी है, क्या क्या चीजें इन्हें पढ़नी है, कौन कौन से तथ्य आपको याद रखने हैं, ये चूंकि इसमें लिखे हुए हैं तो आपको आसानी जाएगी समझने में। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।